अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप इंग्लिश सीखने आए हो तो ये तलाश आपकी पूरी होती है ना। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, टॉकिंग एंड लिसनिंग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की अनप्लैंड इंडिया विजिट पे। अचानक से ये इंडिया में आ टपके बिना किसी प्लानिंग के। इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं इस आर्टिकल में आप देखोगे। ये आपका क्विज है आज का। अगला आधा घंटा इस क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है और इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ग्रामर और वोकैबुलरी जो इस आर्टिकल में आप सीखने वाले हो चारों क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी, ठीक है। एक ट्राई आप इसको अभी दे सकते हैं, क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। अभी चलो शुरू करते हैं फटाफट से। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है टॉकिंग एंड लिसनिंग। देखिए, टॉक मतलब बोलना और लिसन करना मतलब सुनना। कह रहा है सुनना और बोलना, यानी कि किसी से कॉन्वर्सेशन करना। और बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यीज इंडिया विजिट। बात हो रही है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की इंडिया विजिट की, भारत के दौरे की। आगे बात समझ में? चलो अब एक सवाल अपने आप से पूछो। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, एक डेजिग्नेशन आपको दी गई है ना, फॉरेन मिनिस्टर की, तो इसके आगे द क्यों नहीं लगाया गया? चलो बड़ा सीधा सा जवाब है इसका सर, इसके आगे द लगना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इनका नाम भी दिया गया है साथ में। जब भी किसी डेजिग्नेशन के साथ में, किसी भी पोस्ट के साथ में उस पर्सन का नाम भी दे दिया जाए जो उस डेजिग्नेशन पे बैठा है, तो उस डेजिग्नेशन के आगे अपने द को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इनका नाम वैंग यी यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो आओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया एंड चाइना विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सिंपली पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन। कह रहे इंडिया और चाइना जो है इस चीज़ को बहुत ही मुश्किल पाएंगे। विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इस काम में बड़ा ही मुश्किल होने वाली है इनको। और क्या करने में भाई? सिंपली सीधे सीधे पिकअप करने में, थ्रेड्स को, धागों को पकड़ने में, पिकअप द थ्रेड्स करना। और किसके? उनकी बातचीत के, उनकी कॉन्वर्सेशन के। देखिए, पिक अप द थ्रेड्स का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को रिज्यूम करना, जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं से किसी चीज़ के धागे पकड़ लेना और उसको आगे बुनने की कोशिश करना। आ रही है बात समझ में? थ्रेड मतलब धागा, पिकअप मतलब पकड़ना। तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरुआत करना, पिकअप द थ्रेड्स। तो कह रहे बड़ा ही मुश्किल होगा इंडिया और चाइना के लिए, जहाँ से इनका प्यार खत्म हुआ था वहीं से नई शुरुआत करना। जब तक गलवान वैली इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट इंडिया को नहीं मिलती है तब तक इंडिया और चाइना आपस में कभी भी दोस्ताना रवैया रखेंगे ऐसा बड़ा मुश्किल है ना। चाइना इंडिया की वो विल फाइंड पिकअप द थ्रेड्स, मैंने आपको बता दिया, टू रिज्यूम एन एक्टिविटी आफ्टर इंटरप्शन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, डायलॉग, है ना, दो लोगों के बीच की डिस्कशन। चलिए अब फटाफट से इस आर्टिकल की वोकैब देख लेते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ इफ़ यू आर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट, पूरी शिद्दत से जेन्युइनली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो कि 1 से 2 साल में अपनी ड्रीम जॉब को क्रैक करूं पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके, तो अभी जाएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में मिलेगा आपको ये वाला लिंक जहां पे आपके एग्जाम को आपको चूज करना है। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कैट, आईलेट्स, नीट, जिस भी एग्जाम को चूज करेंगे। लेट्स से मैं चूज करता हूं यहाँ पे एसएससी को, और यहाँ पे आप देख पाएंगे अनअकैडमी का एसएससी के सभी एग्जाम्स का आइकॉनिक कोर्स। लाइव क्लासेस हैं, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इसमें, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, और लाइव ही आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलता है इस कोर्स के अंदर। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट और क्विजेस भी इंक्लूडेड है। आप सेलेक्ट करेंगे आइकॉनिक को और आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस कोर्स को 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ओनली फॉर 390 रुपीज़ पर मंथ। ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट द फाइनल प्राइसेस। अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोड YT10, मैं आपके सामने YT10 को अप्लाई कर रहा हूँ, आपको इस कोड को यूज करने पे मिलता है 10% एडिशनल डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे। 390 पर मंथ का कोर्स अब आपका 351 रुपीज़ पर मंथ हो गया है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो फायदा ले सकते हैं आप कोर्सेज का, खूब मेहनत करें और अपने डिस्काउंट्स को जरूर लें YT10 कोड को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में अपडेट होते हैं। 800 से 1000 वर्ड्स हो चुके हैं। क्लास में अगर रेगुलर रहते हो तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, रोज़ रोज़ रिपीट होकर के, ठीक है। आज के वर्ड्स देखते हैं। शो डाउन, डॉक्ट्रिन, आउटरीच, स्टेम फ्रॉम और सफाइस। 4 पुराने वर्ड्स हैं, एक नया वर्ड है सफाइस, मैंने ऐड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, शो डाउन का मतलब होता है तमाशा, और कैसा? झगड़े वाला। आपका किसी से झगड़ा है या आपसे किसी का झगड़ा है, आप दोनों बाजार में मिल गए, दोनों ने कर लिए 2-2 हाथ, है ना, गालियाँ वालियाँ बक दी एक दूसरे को, सब ने जो तमाशा देखा ना आप लोगों का, वो था शो डाउन।
आगे बात समझ में। इसको फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं। इसमें कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं होती, किसी से झगड़ा ही आप करते हो शो डाउन, फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ में। शालिनी हैड अ शो डाउन विद हर बॉस ओवर अ पे हाइक। शालिनी का एक शो डाउन हो गया, एक तमाशा हो गया, एक झगड़े बड़ा तमाशा हो गया अपने बॉस के साथ में पे हाइक को लेकर के, सैलरी में इंक्रीज को लेकर के। इसको कन्फ्रंटेशन भी बोलते हैं, है ना, इसका एक सिनोनिम है। आज आप देखोगे फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ, इन दोनों में से एक वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल मतलब नियम, है ना, कोई कानून, कोई कायदा। ये सारे डॉक्ट्रिन के सिनोनिम है, टेनेट, डॉगमा, प्रिसेप्ट और एडिक्ट। आज प्रिसेप्ट नाम का वर्ड जो है ना डॉक्ट्रिन का सिनोनिम, इसको आप आर्टिकल में देखने वाले हो। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है यही दूसरा नाम है, डेमोक्रेसी समझते हो ना, है ना, गणतंत्र। गणतंत्र जो है दूसरा नाम है इस डॉक्ट्रिन का, इस प्रिंसिपल का, जो है सामाजिक इक्वालिटी का, सामाजिक समानता का। अगर सामाजिक समानता आपको लानी है तो डेमोक्रेसी सबसे पहले आपको अपनी कंट्री में रखनी होगी। तो डॉक्ट्रिन नाम के वर्ड को, प्रिसेप्ट को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास आउटरीच, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। आउट मतलब बाहर, रीच मतलब पहुंचना। बाहर निकल के किसी के घर तक पहुंचना कहलाता है आउटरीच। किसी को इंगेज करना या किसी को अप्रोच करना कहलाता है आउटरीच। अब घर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है सच में आप किसी घर जाओगे, घंटी बजाओगे तभी आउटरीच होगी। फ़ोन कर लोगे किसी को कैसे भी अप्रोच करते हो किसी पर्सन को, तो आप आउटरीच कर रहे हो, है ना। द पीएम्स आउटरीच प्रोग्राम रिमेन्ड लार्जली सक्सेसफुल। पीएम का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जो बाहर निकल के अप्रोच करने का काम है, वो मोटे तौर पे सक्सेसफुल रहा है, लार्जली कामयाब रहा है। चलिए, आउटरीच नाम का वर्ड आज जो है आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास स्टेम फ्रॉम। इसका मतलब होता है कौन सी चीज़ कहाँ से निकल करके आ रही है, स्टेम फ्रॉम हो रही है। स्टेम फ्रॉम को अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम या ओरिजिनेट फ्रॉम भी बोलते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम है, सबके बाद में फ्रॉम लगता है। ये स्टेम फ्रॉम नाम का आर्टिकल में आज वर्ड देखोगे आप। द पैंडमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक निकल करके आई है, स्टेम फ्रॉम हुई है, अपीयर फ्रॉम हुई है चाइना की नेग्लिजेंस से, चाइना के लापरवाही से। ठीक है, लास्ट वर्ड है अपना सफाइस। सफाइस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट, काफ़ी रहना। सफाइस का मतलब होता है हिंदी में काफ़ी होना या रहना, वर्ब फॉर्म में। द एविडेंस मे नॉट सफाइस टू प्रूव हिज इनोसेंस। एविडेंस काफ़ी नहीं रहेगी या एविडेंस काफ़ी नहीं रह सकती है, मे नॉट सफाइस। और किस में, उसकी इनोसेंस में, इनोसेंस समझते हो ना, बेकसूरी, उसकी बेकसूरी में या इनोसेंस को प्रूव करने में। तो वो बेकसूर तो है, लेकिन जो एविडेंस हम लेकर के आए हैं ये उसकी इनोसेंस को प्रूव करने में सफाइस नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी। तो सफिशिएंट नाम के एडजेक्टिव की वर्ब फॉर्म है सफाइस। दोनों का कनेक्शन आपस में बिठा लेना। सफाइस मतलब सेटिस्फाई करना, किसी चीज़ को आंसर करना। चलिए 5 वर्ड्स हैं, अब आर्टिकल में आप इनको देखोगे तो स्मूथली पढ़ते जाओगे। आ जाओ फटाफट से एक समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे आपको। समरी ये है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, ये पहले कहीं और गए थे, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान गए, बीच में इंडिया आ गए बिना जो है इंडिया को बताए, मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग के बिना जो है इंडिया में अचानक से आदम के, और यहाँ से होकर के नेपाल और आगे भूटान भी जाने वाले हैं, है ना। तो एक लंबा सा प्रोग्राम बना करके कई कंट्रीज़ का आए थे जिसमें इंडिया भी शामिल था, लेकिन इंडिया को बताया नहीं था कि मैं आऊँगा। अब ये अचानक से जो इंडिया में आए उसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। पहली बार चाइना से कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर इंडिया में आया है गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। हमारा आर्टिकल इस पूरे घटनाक्रम को, एपिसोड को एनालाइज कर रहा है और आपको रीजंस बता रहा है ये इंडिया में क्यों आए होंगे। प्रोबेबली ये इंडिया में आए हम यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के। अब हमारा आर्टिकल ये भी कह रहा है ये अचानक से जो आप विजिट कर रहे हो इंडिया को और आप सोचते हो कि इससे इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री बन जाएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। दोनों कंट्रीज़ की आपस में झगड़ा है गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से। अब उस कॉन्वर्सेशन को, उस प्यार मोहब्बत वाली बातचीत को आप तब तक रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, पिकअप द थ्रेड्स नहीं कर पाएंगे उसकी, जब तक इस इंसिडेंट से, मतलब पूरी तरीके से अपने दोनों जो है कंट्रीज एक दूसरे को क्लियर नहीं कर लेते हैं। जब तक बॉर्डर्स पे ट्रूप्स खड़ी हैं, फौजी खड़े हैं दोनों के LAC पे, तब तक ऐसी विजिट्स का कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। आई बात समझ में। बातचीत शुरू होगी लेकिन तब जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म होगा। ये है आज के आर्टिकल का क्रिटिकल एनालिसिस। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करके बता रहा है आपको क्या हुआ है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अपनी ऐप पे सर्वर को अपग्रेड कर दिया गया है, कोर्सेज में फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, बीच में ब्रेक आया था, अब जाकर के आप फिर से रजिस्टर कर सकते हो, कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने प्री बुकिंग करवाई थी व्हाट्सएप के थ्रू, उनके कोर्स आज एक्टिवेट कर देंगे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, शाम में फ्री होकर के एक्टिवेट कर देंगे। शुरू करें, चलो ऐप डाउनलोड कर लेना सभी, YT योर इंग्लिश ट्यूटर, है ना। इंग्लिश के लिए सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कैर अ ब्रीफ एज इट वॉज
Chinese Foreign Minister Wang Yi's visit to Delhi on Friday appears to have left behind more questions than answers on its purpose. कह रहे ब्रीफ थी जैसे कि ये थी भी, ब्रीफ एज इट वॉज। ये अजीब सी कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको भी करवा दूंगा, समझा दूंगा। ये कहना ये चाह रहा है कि ब्रीफ थी और जैसे ये थी भी, है ना। कह रहे जितनी ये ब्रीफ थी ना, क्या चीज़ भाई, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की विजिट, और कहाँ पे, दिल्ली की तरफ, इंडिया की तरफ, और कब, शुक्रवार को, ऑन फ्राइडे को। कह रहे ये ब्रीफ सी विजिट, छोटी सी विजिट दिखाई देती है कि ये पीछे छोड़ चुकी है। अपीयर्स टू हैव लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड करना मतलब पीछे छोड़ देना, ये छोड़ चुकी है और सवालों को, मोर क्वेश्चंस को, और किसके बजाय भाई, आंसर्स के, जवाबों के, और किस पे, इसके पर्पस पे, इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो छोटी सी विजिट करके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आके गए वैंग यी, इससे कोई सवाल का जवाब तो हमें मिला नहीं, लेकिन सवाल कई नए और खड़े हो गए कि ये आए क्यों थे, और आए तो रुके क्यों नहीं, आके कैसे फटाफट निकल क्यों गए, है ना। तो नए क्वेश्चन जो है सबके सामने आए हैं। इट की वर्ब है वॉज, फॉरेन मिनिस्टर की विजिट की वर्ब है अपीयर्स। चलो अब ये कंस्ट्रक्शन देख लो फटाफट से। ब्रीफ एज इट वॉज, इसका मतलब है इट वॉज अ वेरी ब्रीफ अ विजिट, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन देखने में अजीब लग रही है आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। ये कह रहा है कि ये विजिट जो ब्रीफ थी और जैसे कि ये थी भी, ब्रीफ एज इट वॉज, जितनी ये ब्रीफ थी, है ना, जिस टाइप की ये ब्रीफ विजिट थी, इस तरह के सवाल वो छोड़ के गई है। तो ये कंस्ट्रक्शन आप बहुत बार देखोगे, एडजेक्टिव प्लस में एज प्लस में इट वॉज, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आप और देख रहे हो, फॉर्मुलेशन यहाँ पे, टू हैव लेफ्ट बिहाइंड, अपीयर्स टू हैव लेफ्ट बिहाइंड। एक बार अपने आप से पूछो ये फॉर्मुलेशन कौन सी है, फॉर्मेशन कौन सी है, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। चलो, बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर क्लास में रेगुलर हो तो बहुत बार कर भी चुके हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव में। सिंपल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में हैव में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों में फ़र्क ये होता है कि सिंपल इन्फिनेटिव एक ऐसे एक्शन को बताता है जो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगर ऐसा कोई एक्शन हो जो हो चुका हो, पास्ट में फिनिश्ड हो, उसके लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चन अपने पास, इनसे देखते हैं। 16 क्रिमिनल्स आर रिपोर्टेड टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन। 16 क्रिमिनल्स को रिपोर्ट किया गया है, 16 क्रिमिनल्स पे रिपोर्ट आई है कि वो रन अवे कर चुके हैं प्रिजन से। बस ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है कि 16 जो है क्रिमिनल, जो है अपराधी, जेल से भाग चुके हैं। अब मुझे बताओ, ये जो टू रन अवे सिंपल इन्फिनेटिव हमने यहाँ पे यूज़ किया है, रन अवे करना मतलब भाग निकलना, क्या ये भाग निकलने का एक्शन अभी पेंडिंग है या फिनिश हो चुका है? ऑफ कोर्स फिनिश हो चुका है भाई, रिपोर्ट तभी तो आई है ना, एक्शन हुआ है तभी तो रिपोर्ट आई है। पहले रिपोर्ट आएगी फिर क्रिमिनल भागेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो पेंडिंग एक्शन के लिए आप टू रन अवे कैसे लिख दोगे? आपको यहाँ लिखना चाहिए टू हैव। अब देखो रन की थर्ड फॉर्म भी रन नहीं होती है, तो ये रन ही रहेगी और यहाँ पे लगेगा अवे, है ना। तो 16 क्रिमिनल्स आर रिपोर्टेड टू हैव रन अवे फ्रॉम द प्रिजन। ऐसे आपको इस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, द आरबीआई इज ट्राइंग टू हैव रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन। आरबीआई कोशिश कर रही है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की। अब मुझे बताओ, जब आरबीआई कोशिश कर रहा है तब इन्फ्लेशन रिड्यूस हो चुका है क्या? अरे कोशिश करने से पहले कैसे हो जाएगा? ट्राई करेगी तभी तो रिड्यूस होगा। ये इन्फ्लेशन का जो रिड्यूस होने का काम, कम होने का काम, एक पेंडिंग एक्शन है। अभी पहले ट्राई होगी, फिर उसके बाद हो सकता है रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव का कोई भी काम नहीं है, आपको यूज़ करना चाहिए सिंपल इन्फिनेटिव। आप यहाँ से हैव को निकालें और वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि रिड्यूस को यूज़ करें। आरबीआई इज ट्राइंग टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। आगे बात समझ में, कनेक्शन समझ में आ गया ना। एक सेंटेंस लास्ट देख लेते हैं। अ साइंटिस्ट फ्रॉम अफ्रीका क्लेम्स टू फाइंड द क्योर ऑफ कोविड-19। एक वैज्ञानिक जो है अफ्रीका से, वो दावा करता है कि उसने कोविड-19 का क्योर फाइंड कर लिया है। उसका दावा है, वो क्लेम करता है। अब मुझे बताओ, दावा जब किया होगा उस आदमी ने, क्या वो फाइंड कर चुका होगा क्योर या अभी करेगा? अरे पहले फाइंड करेगा फिर ही तो दावा करेगा ना। जब वो क्लेम करेगा उससे पहले फाइंड कर चुका होगा, फाइंड करेगा उसके बाद ही तो दावा करेगा। तो ये फाइंड करने का काम पास्ट का है, यहाँ पे सिंपल नहीं परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे लगा दो बीच में हैव, और फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। सिंपल भाषा में लॉजिक के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा कॉन्सेप्ट जनरली सब लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, परफेक्ट इन्फिनेटिव कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये सिंपल सा आपको जो है ना एनालॉजी याद रखनी है जो आपने अभी सीखी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट इन्फिनेटिव वाला। कह रहा है द विजिट वॉज अ फर्स्ट by a senior Chinese official since the military standoff along the LAC began in April 2020। कह रहा है ये विजिट जो थी ये अ फर्स्ट थी। अ फर्स्ट का मतलब होता है पहली दफ़ा,
ये विजिट जो है पहली दफ़ा थी, फर्स्ट थी और किसके द्वारा? एक सीनियर चाइना के ऑफिशियल के द्वारा। और कब से? जब से सिंस जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, जो मिलिट्री शोडाउन है, फेस ऑफ है, फौजियों का आपस में झगड़ा है और कहाँ पे? LAC के अलोंग, LAC के साथ साथ, है ना। कह रहे जब ये शुरू हुआ था अप्रैल 2020, पिछले साल 2 साल पहले, तो तब से अभी तक पहली बार चाइना का कोई ऑफिशियल इंडिया में आया, सीनियर ऑफिशियल। आई बात समझ में? विजिट की वर्ब है वॉज, अ फर्स्ट मतलब पहली दफ़ा, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है, स्टैंड ऑफ की वर्ब है बिगेन, बिगेन मतलब शुरू होना। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट से इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। स्टैंड ऑफ नाम का वर्ड आप देख चुके हो, स्टैंड ऑफ, फेस ऑफ, शोडाउन, किसी से तमाशा करना, झगड़ा करना। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल आपसे यहीं पूछ लेते हैं, सब लोग आंसर करें कमेंट्स में, कर चुके हम कई बार। LAC एक जगह का नाम है, LAC एक इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, है ना। तो नेम्स ऑफ प्लेसेस कब अपने आगे द लेते हैं? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके नाम के आगे द नहीं लगेगा, दिल्ली के, है ना। दिल्ली के आगे देखो द नहीं लगाया हुआ। जयपुर में रहते हो तो द नहीं आएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे हमने द लगाया है। एक प्लेस होने के बावजूद क्यों द लगाया है, अपने आप से पूछो और कमेंट सेक्शन में अपडेट करो जिन लोगों को आता है ना। चलो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, रोज होते हैं, क्लास में रेगुलर रहा करो। कह रहा सिंस देन डिस्पाइट 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स and 8 rounds of meetings of the Special Working Mechanism for Consultation and Coordination on Indo-China Border Affairs (WMCC), friction areas remain, including Patrol PP-15, Damchok and Depsang, where troops have been amassed on both sides. कह रहा ये हुआ क्या भाई, अप्रैल 20 से अभी तक और बॉर्डर पे सिचुएशन क्या है ना, LAC पे। कह रहा तब से सिंस देन हुआ क्या? कह रहा बावजूद डिस्पाइट 15 राउंड्स के, 15 फेजेस के, और किसके? बॉर्डर कमांडर टॉक्स के, बॉर्डर पे कमांडरों की बातचीत के, और 8 राउंड के मीटिंग्स के, जो है इस टाइप के एक मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का नाम है WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ये एक सिस्टम होगा, दोनों कंट्रीज ने इस पर अग्री किया होगा। कह रहे तब से बावजूद इन सब तामझाम के, इतनी सारी बातचीत के, फ्रिक्शन एरियाज जो हैं, झगड़े के एरियाज जो हैं, बोन ऑफ कंटेंशन जो है आज भी बने हुए हैं, रिमेन है, तैयार हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। अब ये फ्रिक्शन एरिया कौन से हैं भाई साहब? पहला फ्रिक्शन एरिया है जिसमें शामिल है पेट्रोल पॉइंट 15, दूसरा शामिल है इसमें डैम चौक, और तीसरा शामिल है इसमें डेप सा। तो ये फ्रिक्शन एरिया जो तीनों है ना, डैश से डैश के बीच में आप देख रहे हो, ये आज भी बने हुए हैं। अब इनमें हुआ क्या? कह रहे ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रूप्स को इकट्ठा कर दिया गया, हैव बीन अमास्ड, जहाँ पे फौजियों को गैदर कर दिया गया ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से। आगे बात समझ में? तो बातचीत तो चल रही है, 15 राउंड और 8 राउंड, कितने 23 राउंड्स हो गए 2 सालों में। पर अभी भी इन तीनों एरियाज़ पे आपको देख के लगेगा कि कोई वॉर जल्दी ही होने वाली है। दोनों ही साइड्स पे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, फौजी जो हैं, अमास्ड हैं, इकट्ठे हुए हैं। लंबा सेंटेंस है लेकिन ईजी है। फ्रिक्शन एरियाज़ की वर्ब है रिमेन, ट्रूप्स की वर्ब है बीन अमास्ड। ट्रूप्स का मतलब होता है बहुत सारे फौजी, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इंस्पाइट ऑफ और नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। याद आपको ये रखना है, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ को सर आपको नहीं लगाना है। डिस्पाइट बिना ऑफ के और इंस्पाइट ऑफ के साथ में ये ऐसे ही चलता है। आगे बात समझ में? बढ़े आगे, चलो। जगहों के नाम के आगे द नहीं लगता, नेम ऑफ प्लेसेस के आगे, डेप सॉन्ग, डेम चौक, दिल्ली। यहाँ पे LAC के आगे द इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक इमेजिनरी लोकेशन है। ऑलरेडी कर चुके हैं ना कॉन्सेप्ट, इक्वेटर है, LAC है, LOC है, कोई भी बॉर्डर हो दुनिया का, कोई भी इमेजिनरी जो है लोकेशन हो। इक्वेटर जैसे मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इमेजिनरी लोकेशन अपने आगे हमेशा द लेगी, है ना। नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमेशा अपने आगे द को लेते हैं। कह रहे हाउएवर इट अपीयर्ड दैट ड्यूरिंग हिज मीटिंग सेपरेटली विद NSA अजीत डोवाल फॉलोड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, Mr. Wang proposed no new mechanism or formulation to break the logjam in those talks, as had been the case earlier. कह रहा हालांकि ऐसा दिखाई दिया, इट अपीयर्ड, क्या दिखाई दिया भाई, कि उनकी मीटिंग्स के दौरान हुआ क्या, जो किस किस से हुई है, अलग अलग हुई है। पहले तो अजीत डोवाल साहब से, और फिर उसके बिल्कुल बाद में फॉलोड बाय हुई है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब के साथ। कह रहा है इनकी जो ऐसा दिखाई दिया कि उनकी मीटिंग्स के दौरान, इस तरह की मीटिंग्स के दौरान मिस्टर वैंग ने प्रपोज किया, सुझाया, कोई भी नया सिस्टम नहीं, नो न्यू मैकेनिज्म, कोई भी नया मैकेनिज्म नहीं, और ना ही कोई फॉर्मूला सुझाया, फॉर्मुलेशन सुझाया ब्रेक करने का लॉग जाम को इन टॉक्स के अंदर। लॉग जाम का मतलब होता है जहाँ पे मैटर फंसा हो,
एक ऐसा इशू, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे चीज़ें आपस में स्टक हों और आगे ना बढ़ पा रही हों। तो लॉग जाम जो है बातचीत में उसको सॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म वेंग यी ने नहीं सुझाया, ऐसा हमें दिखाई देता है। कह रहा ऐसा एस जैसा हैड बीन रहा है जो केस पहले भी। आई बात समझ में? तो हमेशा जब भी वो पहले आए हैं तो कुछ नया मैकेनिज्म फॉर्मुलेशन लेके आते हैं, जैसा होना चाहिए था। लेकिन इस बार वो आए तो हैं, सबसे बातचीत तो की है, लेकिन इंडिया चाइना के मुद्दे पे कोई बातचीत ऐसा लगता है देख करके हुई नहीं। इट की ओवर अपीयर्ड फॉलोड बाय का मतलब है बिफोर या अहेड ऑफ। देखो पहले डोवाल साहब के साथ और उसके बिल्कुल फॉलो करते करते पीछे पीछे जयशंकर साहब के साथ। तो डोवाल साहब की बिफोर हुई है जयशंकर साहब से, है ना। तो बिफोर इज इक्वल टू फॉलोड बाय या इसको अहेड ऑफ भी बोल सकते हैं। वेंग की वो पे प्रपोज्ड लॉग जाम मैंने आपको बता दिया, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे चीज़ें आके रुकी हों। ये वर्ड बना है लॉग प्लस में जाम से। जाम वही है जो ट्रैफिक जाम होता है, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का गड्ढा। कभी कभी नदी में लकड़ी का गड्ढा जो है बड़ा सा फंस जाता है जिससे पानी रुक जाता है ना, नदी का आगे जो है पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो उस घटना से हमने इस वर्ड को निकाला है लॉग जाम। कोई बड़ा सा पेड़ है कट के नदी में गिर गया, बहुत बड़ा पेड़ है ना लॉग लकड़ी का, तो उस चक्कर में नदी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से वर्ड निकल गया लॉग जाम। इसको डेडलॉक, इम्पास और स्टैंड स्टिल भी बोलते हैं। स्टैंड स्टिल नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एज की वर्ब है हैड बिन। एज यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है हैड बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंस्टेड द चाइनीज साइड ओनली रिपीटेड दैट मीडिया मस्ट पुट द डिफरेंसेज ऑन द बॉर्डर इशू in the proper place in bilateral relations and revive bilateral talks on all issues। कह रहे इसके बजाय चाइनीज साइड ने, चाइना की तरफ से ऐसी चीज़ रिपीट की गई, इस बात को दोहराया गया दैट कि इंडिया को पुट करना चाहिए, रखना चाहिए डिफरेंसेस को, आपसी फासलों को, मतभेदों को, और किस पे, बॉर्डर के इशू पे। और कहाँ पुट करना चाहिए, सही जगह पे पुट करना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे पुट करना चाहिए। और कहाँ पे, बायलेटरल रिलेशंस में। सही जगह पे अपने मुद्दों को रखो, अपने मुद्दों को किसी और कंट्री से इन्वॉल्व मत करो, है ना। चाइना इंडिया का मुद्दा अलग है, इंडिया पाकिस्तान का और चाइना पाकिस्तान का मुद्दा अलग है, ऐसा इनका कहना है चाइनीज साइड का कि इसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखो इस मुद्दे को। और क्या कर रहा है, इंडिया को रिवाइव भी करना चाहिए, फिर से जिंदा भी करना चाहिए दो तरफा टॉक्स को, बायलेटरल टॉक्स को, सभी मुद्दों पे ऑन ऑल इश्यूज। तो बजाय इसके चाइना की साइड से ये वाले बयान आए। साइड की वर्ब है रिपीटेड, इंडिया की वर्ब है मस्ट पुट, इंडिया की दूसरी वर्ब है मस्ट रिवाइव। मस्ट पुट, मस्ट रिवाइव, मस्ट दूसरी बार नहीं लिखा गया, एंड कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब को ओमिट किया गया। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, है ना, जिसके दो पहलू हों, दो एस्पेक्ट्स हों, बायलेटरल। चलो अब इस वर्ड को देख करके डिफरेंस को मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूँ। चलो दिख ही रहा है, अब मैंने लिख दिया है ना। देखो दो वर्ड्स हैं अपने पास, पहला वर्ड है डिफरेंस, दूसरा वर्ड है डिफरेंस। दोनों को डिफरेंस ही बोला जाता है। इसमें आप स्पेलिंग देख रहे हो DIFF, ठीक है, और इसमें आ रहा है DEF। ये दोनों वर्ड्स देखने में और सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, हो सकता है लिखने में भी आपको एक जैसे लग रहे हों, लेकिन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। डिफरेंस का मतलब होता है डिससिमिलैरिटी, दो चीज़ों में जो आपसी फ़र्क होता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। और डिफरेंस का एक और मीनिंग भी होता है आपसी डिसएग्रीमेंट। आपने कुछ और बोला, मैंने कुछ और बोला, तो हमारी बातचीत में भी डिफरेंस है, डिसएग्रीमेंट है। आई बात समझ में? एक गाड़ी आपके पास बहुत महंगी है, एक गाड़ी है बहुत सस्ती है, तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। आपकी कोई और ओपिनियन है, मेरी कोई और ओपिनियन है, तो हमारी ओपिनियंस में भी डिफरेंस है, डिसएग्रीमेंट है। इस वर्ड का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस डिफरेंस का मतलब होता है किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी की बात मान लेना, किसी के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाना, है ना। जो रिस्पेक्ट आप रखते हो किसी बड़े के लिए, उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो रिस्पेक्ट और डिसएग्रीमेंट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, डिफरेंस और डिफरेंस। बढ़ेंगे आगे, आज के क्विज में दोनों वर्ड्स यूज़ करूंगा, देख लेना कहाँ पे कौन सा वर्ड आपको सही जगह पे यूज़ करना है। आ जाओ। कह रहा है द सजेशन वॉज अ पार्ट ऑफ a 3-step formula according to a Chinese Ministry of Foreign Affairs statement that included taking a long-term civilizational view of India-China ties, seeing each other's development as a win-win, and cooperating at the multilateral sphere। कह रहे जो सजेशन था चाइना की तरफ से आया वो था, वो क्या था, एक 3 स्टेप फॉर्मूला का पार्ट। चाइना हमेशा एक 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप ऐसे फॉर्मूला बताता है सबको, है ना। तो चाइना ने भी एक 3 स्टेप, 3 पाँव वाला एक जो है फॉर्मूला इंडिया को दिया, उसके पार्ट के तौर पे एक सजेशन भी दिया। और ये सजेशन क्या था, हिसाब से अकॉर्डिंग टू चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट के, दैट वो ये थी, इंक्लूड करती थी इस चीज़ को, क्या करना भाई, लेना है एक लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल व्यू को चाइना इंडिया टाइज की। आपको एक लंबी टर्म व्यू रखनी चाहिए इंडिया को, आज से 20, 25, 50 साल आगे की। तो पहला तो स्टेप ये।
दूसरा, देखना चाहिए एक दूसरे को, ईच अदर की डेवलपमेंट को विन विन के तौर पे। तो चाइना इंडिया से आगे नहीं निकल रहा, इंडिया चाइना के आगे नहीं निकल रहा, दोनों अपनी अपनी जगह डेवलप कर रहे हैं, ये विन विन है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और तीसरा, कोऑपरेट करना चाहिए मल्टीलेटरल स्फीयर पे, एक दूसरे के साथ सहयोग जो है दिखाना चाहिए किसी भी मल्टीलेटरल, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे मल्टीलेटरल स्फीयर में। तो ऐसी 3 स्टेप फॉर्मूला जो है ना, उसी का एक सजेशन इन्होंने दिया फिर से इस मीटिंग के बाद। आगे बात समझ में। सजेशन की वजह वॉज दैट की वजह इंक्लूडेड, दैट आया है इस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है हिसाब से, सी का मतलब होता है देखना, जानते हैं आप। सिविलाइजेशनल होता है जिसमें सिविलाइजेशन हो, जिसमें समझ गए ना, सिविलाइजेशनल मतलब एक सुलझे हुए इंसान की बात करो तो सिविलाइजेशनल है ना। स्फीयर का मतलब होता है एरिया, परव्यू, जुरिस्डिक्शन, स्कोप, दायरा, किसी भी चीज़ का स्कोप कहलाता है स्फीयर। चलिए, कह रहा द लास्ट पॉइंट वॉज अ रेफरेंस टू चाइना's turn to host a BRICS summit later this year, which Mr. Wang hoped Prime Minister Modi would attend, and India's turn to host SCO and G20 summits next year, where Chinese President Xi Jinping would be among the invitees. कह रहा जो लास्ट पॉइंट था ना ये वाला, कौन सा भाई, कोऑपरेट करना है मल्टीलेटरल स्फीयर में। कह रहा ये एक इशारा था, रेफरेंस था, वो किसकी तरफ, चाइना की बारी की तरफ, चाइना की टर्न की तरफ, और किस चीज़ की, होस्ट करने की ब्रिक्स समिट को। और कब, लेटर, इसी साल, दिस ईयर, इसी साल है ना, लेटर। तो अभी चाइना जो है ब्रिक्स समिट को इसी साल जो है होस्ट करेगा, उसी की तरफ चाइना इशारा करके कह रहा था लास्ट पॉइंट को। कह रहा है ये वो समिट है जिसमें वैंग यी जो है होप करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि मोदी साहब जो है उसको अटेंड करेंगे, वुड अटेंड। और बात कर रहा है इसमें इंडिया की उस बारी की टर्न की, मेज़बानी करने की, होस्ट करने की, इन दोनों समिट्स को भी, SCO को और G20 को भी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जहाँ पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो एक होंगे अमंग द इन्वाइटीज़ में से उनको भी बुलाया जाएगा, शी जिनपिंग को भी। आगे बात समझ में। लास्ट पॉइंट में इन दोनों चीज़ों को इन्होंने जो है रेफरेंस करके बताया है। लास्ट पॉइंट की वर्ब है वॉज, वैंग यी की वर्ब है होप्ड, मोदी साहब की वर्ब है वुड अटेंड, शी जिनपिंग की वर्ब है वुड बी। और कुछ देखने वाला है इसमें। समिट का मतलब होता है टॉप कॉन्फ्रेंस, शिखर वार्ता। ब्रिक्स आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। SCO भी आप जानते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, चाइना ने बनाया हुआ इसको, G20 में, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और कुछ देखने वाला है इसमें, बार बार देख लो, जब भी डेजिग्नेशन प्लस में नेम आ रहा है आगे द नहीं लगाया जा रहा है ना। यहाँ पे मोदी लिखा हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर के आगे द नहीं आया, यहाँ पे जिनपिंग लिखा हुआ है तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के आगे भी द नहीं आया। टू होस्ट लिखा है यहाँ पे, टू हैव होस्टेड नहीं लिखा है, क्योंकि चाइना अभी होस्ट करेगा, टर्न टू होस्ट है ना, होस्ट होना भी बाकी है, पेंडिंग एक्शन है, इसलिए सिंपल इन्फिनेटिव। जो ऊपर सीखा है वही अप्लाई करके देखा करो। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है हाउएवर नीदर मिस्टर वैंग नॉर हिज होस्ट इन द गवर्नमेंट आंसर्ड व्हाई इफ हिज मैसेज डिड नॉट डिफर फ्रॉम द पास्ट ही वॉज रिसीव्ड इन दिल्ली एट ऑल। कह रहा हालांकि ना तो वैंग यी ने, ना उसके होस्ट ने, ना तो वैंग यी ने चाइना ने, ना इंडिया ने, और कहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट में। कह रहे इन दोनों ने ही दोनों में से किसी ने भी नहीं आंसर किया, जवाब दिया इस चीज़ का कि क्यों उनका जो मैसेज है वैंग यी का वो डिफ़र फ्रॉम नहीं करता है, वो अलग नहीं है पास से। कह रहे और क्यों वो रिसीव किए गए हैं दिल्ली में एट ऑल, सब चीज़ों के बावजूद। आई बात समझ में। तो दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि कुछ नया क्या हुआ है, किस ये आए किस वजह से थे और कौन सी नई बात ये करके गए हैं, है ना। वही बात जो पहले वहाँ से बोल रहे थे वही बात को यहाँ पे आके भी बोल के चले गए। और दिल्ली में वो आए ही क्यों अगर उनको कोई नई बात नहीं करनी थी, ऐसा जवाब कहीं से नहीं मिला। वैंग यी और हिज होस्ट दोनों की वर्ब आंसर्ड, दो सब्जेक्ट हैं, नीदर और नोर से मिले हुए हैं। आगे बात समझ में। यहाँ पे अक्सर वर्ब लगाई जाती है नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती, यहाँ पे हैज़ या हैव लगा होता, हेल्पिंग वर्ब लगी होती, तो होस्ट यानी प्लूरल वाले के हिसाब से आपको वर्ब चूज़ करनी होती है, नीदर नोर और ईदर और के केस में। ठीक है। मैसेज की वर्ब है डिड नॉट डिफर, ही की वर्ब है वॉज रिसीव्ड। अब ये डिफर नाम के वर्ड पे नज़र डालेंगे फटाफट से। डिफर के साथ में कभी कभी फ्रॉम देखेंगे और कभी कभी आप विद देखेंगे, डिफर फ्रॉम और डिफर विद। ऊपर याद है आपको डिफरेंस नाम का वर्ड दिखाया गया था, डिफरेंस है ना, डिफरेंस नाउन है, डिफर इसकी वर्ब फॉर्म है। डिफरेंस के 2 मीनिंग होते हैं, डिसएग्रीमेंट और डिसिमिलरिटी। वैसे ही डिफर वर्ब भी 2 तरीके से काम करती है, किसी से डिसएग्रीमेंट दिखाने को और किसी से डिसिमिलरिटी दिखाने को। अगर किसी से डिसिमिलरिटी दिखानी हो तब यूज़ करें फ्रॉम, और अगर किसी से मतभेद दिखाना हो तब यूज़ करें डिफर विद। चलो इस कॉन्सेप्ट को कुछ सेंटेंसेस जरिए समझते हैं। इंडिया एंड वेस्ट डिफर विद या फ्रॉम ईच अदर ऑन द इशू ऑफ रशिया।
इंडिया और वेस्ट जो हैं डिफर विद या फ्रॉम करते हैं एक दूसरे से रशिया के इशू पे। अब ये बताओ रशिया के इशू पे अलग होंगे या रशिया के इशू पे डिसएग्रीमेंट में होंगे? किसी भी इशू पे आप हमेशा किसी से डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हो, अलग नहीं हो सकते हो। अलग होने का मतलब होता है दोनों चीज़ें अलग हैं ना, डिसिमिलर है। यहाँ पे डिसिमिलरिटी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इस इशू पे मतभेद की। तो अगर मतभेद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफर विथ, ठीक है ना। डिसएग्रीमेंट है इस इशू पे इंडिया और वेस्ट का। वैसे ही द इशू ऑफ यूक्रेन डिफर्स विद या फ्रॉम द केस ऑफ ताइवान। जो यूक्रेन का इशू है वो डिफर विद करता है या फ्रॉम करता है इस इशू से जो है ताइवान का। तो इससे अलग है या इससे मतभेद में है? देखो इश्यूज आपस में कभी डिसएग्रीमेंट में नहीं होते, इशू एक दूसरे से अलग होते हैं। इशू के ऊपर ऑन द इशू आप जो है डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हो। अरे बात समझ में? यहाँ पे डिसएग्रीमेंट की बात नहीं दिखा सकते, यहाँ पे आपको डिसिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी। दोनों इश्यूज डिफरेंट हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफर फ्रॉम। यूक्रेन का इशू जो है पूरी तरीके से अलग है, डिफर फ्रॉम करता है जो है ताइवान के केस से। चलिए आगे बढ़े। सही तरीके से इस वर्ब को आपको सही प्रेपोजिशन के साथ में यूज़ करना है मीनिंग के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में यूज़ हो गए। कह रहा दैट ही वॉज मेयरली इन द रीजन विजिटिंग पाकिस्तान फॉर एन OIC कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान टू मीट विद तालिबान अहेड ऑफ अनदर कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग, एंड नेपाल टू फर्दर बायलैटरल कोऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप इन does not seem to suffice as a reason when bilateral ties remain at a standstill। सेंटेंस लंबा है, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ये पूरा बीच वाला जो ये डैश से डैश तक का आप देख रहे हो एम डैश, इस बीच वाले पूरे सेंटेंस को बीच में से खा जाओ, बाकी का पढ़ लो और फिर बाद में जो इसको ऐड करना, ठीक है। कह रहा है दैट ये बात की कि वो था, ही वॉज मेयरली खाली खाली इन द रीजन इस एरिया में इंडिया की तरफ। अब ये पूरा मैं खा गया यहाँ पे, है ना। कह रहा है ये बात कि वो खाली खाली इस रीजन में थे, इंडिया के आसपास थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ड्रॉप इन करेंगे। ड्रॉप इन करना मतलब एक कैजुअल विजिट करना, बिना बताए कहीं पहुँच जाना। और उन्होंने सोचा कि मैं ड्रॉप इन करूँगा, मैं इंडिया में आ जाऊँगा, ऐसे ही आ जाऊँगा। कह रहा है ये दिखाई नहीं देता है, डज नॉट सीम होता है कि ये सफिशेंट होगा, ये जो काफ़ी रहेगा, ये जो सेटिस्फाई करेगा, सफाइस करेगा एक रीज़न के तौर पे, एक कारण के तौर पे। ऐसा कभी भी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोल सकता कि मैं यहीं था, आसपास घूम रहा था तो मैं इंडिया भी आ गया। ये अपने आप में एक सफिशिएंट रीज़न नहीं होगा एक बड़े डिप्लोमेट के किसी कंट्री में जाने का। कह रहा और कब, वो भी तब जब दो तरफा रिश्ते बने हुए हैं एक स्टैंड स्टिल पे, अभी भी एक लोग जाम दोनों रिश्तों के बीच में आ रहा है। स्टैंड स्टिल, लोग जाम, याद है ना ऊपर वर्ड जहाँ पे चीज़ें रुकी होती है। आगे बात समझ में? तो ऐसा अगर अपने बोल दें कि यार यहीं तो थे वो आसपास, आ गए इंडिया भी, तो ऐसा ठीक लगता नहीं है देखने में, क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे हैं नहीं कंट्रीज़ के। अब ये बीच वाला देख लो, इस रीजन में क्या कर रहे थे वो? विजिट कर रहे थे पाकिस्तान को OIC कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी अभी जो हुई है। फिर वो अफगानिस्तान गए थे मीट करने के लिए तालिबान के साथ, और किससे पहले? दूसरी एक कॉन्फ्रेंस के पहले जो होने वाली है बीजिंग में। और फिर वो नेपाल गए थे फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए दो तरफा कोऑपरेशन को नेपाली गवर्नमेंट के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चाइना के। कह रहा है ये तीनों कंट्रीज़ में जाकर के आए हैं और बीच में इंडिया होकर के आए हैं, इस रीजन के अंदर ही घूम रहे थे पिछले कई दिनों से। आई बात समझ में? दैट की वर्ब है डज नॉट सीम, दैट डज नॉट सीम टू सफाइस। आगे बात समझ में? ऐसे ही सेंटेंस बना हुआ, दैट डज नॉट सीम टू सफाइस। ही की वर्ब है वॉज, और ही की दूसरी वर्ब है डिसाइडेड। ही वॉज इन द रीजन एंड ही डिसाइडेड टू ड्रॉप इन। बायलैटरल टाइज की वर्ब है रिमेन, स्टैंड स्टिल आप जान गए हो क्या होता है, अहेड ऑफ मतलब बिफोर, है ना। अहेड ऑफ, फॉलोड बाय, बिफोर, एक ही बात होती है तीनों के तीनों। चलो ड्रॉप इन करना, ऐसे किसी को कैजुअली विजिट कर देना, बस घंटी बजा दी, किसी के घर घुस गए कि चलो आपसे मिलने आया हूँ मैं, है ना। ड्रॉप इन करना, इसको ड्रॉप बाय भी बोलते हैं। ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाइस आप देख चुके हैं ना, सफिशिएंट होना। कह रहा नॉर डज इट एक्सप्लेन वाई मोदी गवर्नमेंट विच हैज़ कंसिस्टेंटली सेड इट वुड ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स अबाउट रिसॉल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ डिपार्टेड फ्रॉम दिस परसेप्ट टू डिस्कस द बायलैटरल इंटरनेशनल इश्यूज। कह रहा है ना ही ये एक्सप्लेन करता है, ना ही ये चीज़, नॉर डज इट एक्सप्लेन, ये चीज़ ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि क्यों मोदी की गवर्नमेंट ने, जो बार बार कह चुकी है कि ये सिर्फ बायलैटरल टॉक्स करेगी, होल्ड करेगी बायलैटरल टॉक्स को, और किस बारे में? रिजॉल्व करने के बारे में, बॉर्डर के स्टैंड ऑफ को। कह रहा है क्यों इस गवर्नमेंट ने डिपार्ट फ्रॉम किया। डिपार्ट फ्रॉम करना मतलब है किसी लीक से हट जाना, डेविएट फ्रॉम कर देना, किसी चलती हुई लाइन से अलग काम कर देना। कह रहे क्यों मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नया करके दिखाया, डिपार्ट फ्रॉम किया अपने इस प्रीसेप्ट से, अपने इस नियम से, कायदे से, समझ गए ना, डॉक्ट्रिन से, जो है डिस्कस करने का बायलैटरल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को। आया बात समझ में?
मोदी गवर्नमेंट का यही कहना है हर बार कि हम दो तरफा बातचीत करेंगे और उसमें सिर्फ इंडिया और चाइना की बात होगी, बायलैटरल टॉक्स में, इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये आए, दो तरफा टॉक्स भी हुई, लेकिन इसमें कई इंटरनेशनल इश्यूज़ भी शामिल हो गए। तो मोदी गवर्नमेंट ने अपने इस प्रिसेप्ट से डिपार्ट फ्रॉम किया। ये चीज़ भी हमें समझ में नहीं आ रही है कि क्यों इस बार सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। सेंटेंस शुरू हो रहा है नोर से। आप देखोगे जब भी नोर से शुरू हो जाए, नॉट ओनली से शुरू हो जाए, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली से शुरू हो जाए, नेगेटिव एडवर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होता है आप उसमें इन्वर्जन करते हो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हो। तो नोर, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट इट, और फिर उसकी वर्ब मेन वर्ब एक्सप्लेन। ठीक है, ग्रामर सीरीज में सीख चुके हो ना बेसिक्स में। मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है डिपार्टेड फ्रॉम, सब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है। विच की वर्ब है हैज़, विच की दूसरी वर्ब है हैज़ सेड, है ना, पूरी वर्ब है हैज़ सेड। इट की वर्ब है वुड होल्ड, स्टैंड ऑफ आप जानते हैं। प्रिसेप्ट आप देख चुके हैं, एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में हमेशा याद रखें, कायदे की स्पेलिंग में प्रिंसिपल की इसके लास्ट में एल ई लगाया जाता है। प्रिंसिपल है ना, लास्ट में एल ई लगेगा अगर किसी रूल की बात कर रहे हैं। रूल की स्पेलिंग में भी लास्ट में एल ई आता है, समझ गए ना। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में भी लास्ट में एल ई आता है। लेकिन अगर ए एल लगाओगे प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मूलधन, समझ गए ना। तो ये प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल दोनों डिफरेंट है। चलो आगे बढ़े। कह रहा है नीदर साइड अनाउंस्ड मिस्टर वैंग्स अराइवल अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे, इंडिकेटिंग दैट देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड द सीन्स। दोनों में से किसी भी साइड ने अनाउंस नहीं किया वैंग यी की अराइवल को, और कब, फर्स्ट मीटिंग तक। और कब हुई है, फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उससे पहले दोनों में से किसी ने भी नहीं बताया कि वैंग यी यहाँ पे आ रहा है। इंडिकेट करते हुए इस चीज़ को, बताते हुए कि कुछ और भी चल रहा है, देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे। अरे बात समझे। तो हमारी गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों ही इस मीटिंग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं जिनका इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ से लेना देना कुछ है नहीं। नीदर साइड की वर्ब है अनाउंस्ड, समथिंग की वर्ब है इज, अंटिल का मतलब होता है जब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट हिज आउटरीच स्टेम्स फ्रॉम अ डिजायर टू कंपेयर नोट्स ऑन यूक्रेन, वेयर इंडिया एंड चाइना फाइंड देमसेल्व्स at odds with the Western sanctions regime that threatens to isolate Russia and split global transactions into a dollar and non-dollar system, while also finding themselves not entirely comfortable with Mr. Putin's actions. लंबा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में पूरे आर्टिकल की आत्मा है। इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा इस आर्टिकल में कौन सा एनालिसिस आपको मिल रहा है। कह रहे ये भी पॉसिबल है, ये बात भी जायज़ है, दैट वो ये कि वैंग यी का जो आउटरीच प्रोग्राम है, वैंग यी अपने घर से चल के जो यहाँ तक आया है, कह रहे ये आउटरीच जो है ना, ये जो अप्रोच है, ये स्टेम फ्रॉम होती है, ये इमर्ज फ्रॉम होती है, एमिनेट फ्रॉम होती है, निकल करके आती है एक डिज़ायर से, एक इच्छा से। और किस चीज़ की, ये ख्वाहिश थी इसकी कि कंपेयर करें नोट्स को। कंपेयर नोट्स का मतलब होता है किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी को जानना, किसी दूसरे से अपनी और दूसरी स्ट्रेटेजी, दोनों की स्ट्रेटेजी को कंपेयर करना, है ना, कंपेयर नोट्स करना। तो इनका डिज़ायर यही था चाइना का कि हम कंपेयर नोट्स करें यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर, जहाँ पे, जिस मुद्दे पे इंडिया और चाइना फाइंड करते हैं अपने आप को एट ऑड्स विद, दूसरे सिरे पे। एट ऑड्स विद का मतलब होता है किसी के सामने, दूसरे सिरे पे, किसी के बिल्कुल खिलाफ। कह रहे जहाँ इंडिया और चाइना अपने आप को पाते हैं बिल्कुल एट ऑड्स विद, खिलाफ वेस्टर्न के सैंक्शन रिजीम से, वेस्ट के जो सैंक्शंस का जो सिस्टम है, प्रतिबंधों का जो सिस्टम है, उससे। कह रहा है वो रिजीम, वो सिस्टम जो थ्रेटन करता है, जो चुनौती देता है, धमकी देता है आइसोलेट करने की रशिया को, अलग थलग करने की रशिया को, और स्प्लिट कर देने की, तोड़ देने की ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स को, वैश्विक ट्रांजेक्शन्स को डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर सिस्टम में। आई बात समझ में। तो ये इनका डिज़ायर भी हो सकता है कि इंडिया से छुपे छुपे गोरी जो है, चोरी छुपे फटाफट से पूछ लिया जाए कि आप क्या करोगे यूक्रेन के मुद्दे पे आगे, क्या आप रशिया का साथ दोगे या नहीं दोगे, और हम भी वही करेंगे जो आप करना चाहते हो। तो ये रीजन भी एक हो सकता है इस सीक्रेट सी मीटिंग का। अब देखो ये सारा काम कब हो रहा है, जबकि अपने आप को ये फाइंड भी कर रही हैं दोनों कंट्रीज, अपने आप को पा भी रही हैं, और किसमें, पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं, और किसके साथ, मिस्टर पुतिन के एक्शंस के साथ। तो पुतिन को हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते, एक्शन तो उनके गलत हैं, और पुतिन के हम खिलाफ भी नहीं हो सकते क्योंकि रशिया से हमारी दोस्ती है, चाइना का भी यही ख्याल है। तो ऐसे एक डिलेमा के अंदर चाइना हो सकता है इंडिया में आया हो, इंडिया से नोट्स कंपेयर करने यूक्रेन के मुद्दे पे। आई बात समझ में। तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस आपको दे रहा है। इट की वर्ब है इज, आउटरीच की वर्ब है स्टेम फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, किसी का किसी से निकल करके आना। इंडिया चाइना की वर्ब है फाइंड, रिजीम के आगे लगा हुआ दैट की वर्ब है थ्रेटन्स। रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है ना। एट ऑड्स विद का मतलब होता है किसी से बिल्कुल जो है खिलाफ होना किसी चीज़ के। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग थलग कर देना किसी चीज़ को। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना।
चलो लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है ना, आ जाओ। कह रहे रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर इश्यूज हाउएवर इट इज क्लियर दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग कैन नॉट सिंपली पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन until there is a full understanding of the events since April 2020 and demobilization by the PLA followed by the disengagement of troops is completed। कह रहा है बिना तवज्जो दिए, बिना रिगार्ड दिए, रिगार्डलेस ऑफ, और किसी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के, दोनों की समझ के, कॉमन समझ के, और किस पे, दूसरे इश्यूज़ पे। कह रहा है कोई भी रिगार्ड मत दो, दूसरे इश्यूज़ की बात ही भूल जाओ, यूक्रेन को भूल जाओ, रशिया को भूल जाओ, है ना, अमेरिका को भूल जाओ। कह रहा है हालांकि ये सब अगर भूल भी जाओ ना आप, तो ये बात साफ़ है, इट इज़ क्लियर है। और क्या साफ़ है, नई दिल्ली और बीजिंग जो है सिंपली पिकअप द थ्रेड नहीं कर सकते, सिंपली इस इंटरप्टेड प्रोसेस को रिज्यूम नहीं कर सकते। और पिकअप द थ्रेड किसके करने हैं, अपनी बातचीत के, अपनी कॉन्वर्सेशन के। और कब तक, जब तक एक फुल अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, पूरी समझ ना आ जाए उन घटनाओं की जो हुई हैं अप्रैल 2020 से, और जब तक डीमोबिलाइजेशन जो है PLA पे, ट्रूप्स को फिर से हटा लेने का काम जो है PLA के द्वारा, चाइनीज़ पार्टी के द्वारा, चाइनीज़ आर्मी के द्वारा, और किसके फॉलोड बाय, बिल्कुल पीछे पीछे डिसएंगेजमेंट के ट्रूप्स के, कह रहा है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। आई बात समझ में, लंबा सेंटेंस है पर आसान है। कह रहा है बाकी बातों को भूल जाओ, कोई रिगार्ड मत दो। ये बात अब साफ है कि दोनों कंट्रीज़ फिर से नई शुरुआत नहीं कर पाएंगी जब तक ये दोनों काम ना हो जाए। पहला काम क्या, दोनों को पूरी अंडरस्टैंडिंग ना आए कि अप्रैल 2020 में हुआ क्या था, चाइना की मंशा क्या थी। और दूसरा, चाइना जो है, PLA जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, वो डीमोबिलाइज ना कर दे और अपनी ट्रूप्स को डिसएंगेज ना कर ले बॉर्डर के आसपास से। इट की वो इस दिल्ली और बीजिंग की वो कैन नॉट पिकअप द थ्रेड्स। ये पिकअप द थ्रेड्स आप समझ गए ना, किसी चीज़ को रिज्यूम करना। देर आपका सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में देर आपका डमी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है यहाँ पे अ फुल अंडरस्टैंडिंग। देर से जब भी सेंटेंस शुरू हो, सब्जेक्ट एक्चुअल में वर्ब के बाद में रखा होता है ना, तो वर्ब इस बाद में है सब्जेक्ट। डीमोबिलाइजेशन मतलब पीछे हटाना, मोबिलाइज करना मतलब अपनी ड्यूटी पे लगाना, डीमोबिलाइज करना मतलब ड्यूटी से हटाना। तो डीमोबिलाइजेशन का मतलब होगा फौजियों को पीछे हटा लेना, इसको डी डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। डिसएंगेजमेंट भी वही होता है, इंगेजमेंट मतलब इंगेज करना, और डिसएंगेजमेंट मतलब ट्रूप्स को बोल देना भाई जाओ, अपने अपने घर जाओ, वापस जाओ, आपको कोई इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसकी वर्ब होगी यहाँ पे इस। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, सेंटेंसेस थोड़े से लंबे थे लेकिन ईजी थे, एटलीस्ट मुझे तो लगे, और शायद आपको भी अब लग रहे होंगे अगर अभी तक नहीं लग रहे थे तो, है ना। अप्रोच पकड़ लो आप, कैसे वर्ड्स को पकड़ पकड़ के हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है, सेंटेंस को ब्रेक करना है, सब्जेक्ट वो पकड़ना है। उसके बाद कितना भी लंबा सेंटेंस हो, आपके लिए वो कोई भी जो है ना मुश्किल काम नहीं रह जाता, उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना। ये आपका क्विज है, फटाफट से आगे देख लेते हैं इसको। फर्स्ट में आपको चेक करके बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, परसेप्ट को या प्रीसेप्ट को, सफाइस को या ओवररीच को, ठीक है। अपने आप ही देखोगे तभी पता लगेगा। क्लोज टेस्ट है, सिंपल सा है बहुत, है ना। इंडिया का न्यूक्लियर क्या हो सकता है, सफाइस हो सकता है, ओवररीच हो सकता है, प्रीसेप्ट या परसेप्ट हो सकता है। सेकंड में आपको सही इन्फिनेटिव को यूज़ करना है। सीधे सीधे इस काम को देख लेना, ये काम पास्ट में हुआ है तो मतलब समझ गए ना, परफेक्ट इन्फिनेटिव। और अगर ये काम होने वाला है, अभी भी पेंडिंग है, तो सिंपल इन्फिनेटिव। इमर्ज और मटेरियलाइज के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन आती है, उसके हिसाब से ही करेक्ट जो है इन्फिनेटिव को चूज़ करना। थर्ड के अंदर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कर लेना। थर्ड में आपको यहाँ पे डिफ़र विद और डिफ़र फ्रॉम में से एक चीज़ को चूज़ करना है। डिफ़र विद और डिफ़र फ्रॉम, किसी से डिफरेंट होना और किसी से डिसएग्री होना, दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना। तो सही वाली फ्रेजल वर्ब को आपको यहाँ पे चूज़ करना है। आंसर्स डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, जाके चेक कर लो। हिंट्स के साथ में डालता हूँ, आपको आइडिया भी लग जाएगा आपका आंसर कितना सही गलत है। लास्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी का। डिफरेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मैंने आपको दो वर्ड्स करवाए थे, डिफरेंस और डिफरेंस, एक में आई आ रहा था, एक में ई आ रहा था। तो डिफरेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इन चारों में से एक आपको करना है चूज़। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं चारों ही क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स मिल रहे हैं ज़रूर से बताना, है ना। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पोस्ट किया करो। जेन्युइन क्वेरीज को मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर से आंसर करूँ। ऐप अपनी फिर से रनिंग है, कोर्सेज मिल रहे हैं आपको। अगर आपको ज़रूरत है, मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक भी आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन, रिलेटेड टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। साइनिंग आउट।